दो शहर और दो गांव की बहू का गोद भराई ड्रेस। गांव का आंगन, खुले में रसोई का धुआं, एक और गौ माता बंधी हुई और खपरेल की छत। वहीं से गांव की बहू सुनीता हरे रंग की कॉटन साड़ी में हल्की सी चुनरी ओढ़े सिर पर पानी का लोटा लिए आती है। दूसरी तरफ शहर वाली बहू नेहा जीन्स टॉप पहने मोबाइल में इंस्टा स्क्रॉल करती हुई खड़ी है। अरे नेहा, सुबह सुबह मोबाइल, किचन में सब्जी काटनी है। ओ प्लीज, सब्जी काटने से पेट बड़ा तो नहीं होगा। देखो मेरा बेबी बम्प कैसा स्लिम एंड फिट लग रहा है इन कपड़ों में। हाँ हाँ, स्लिम तो लग रहा है, मगर डॉक्टर ने कहा था ना कि टाइट कपड़े मत पहनो, बच्चे को दिक्कत होती है। तुम्हें क्या पता, ये मॉडर्न ड्रेस ही बेस्ट है। डॉक्टर लोग तो बस डराते हैं। तभी गांव की दूसरी लड़की गौरी आती है। नेहा दीदी, आज तो आप मॉडल लग रही हैं, पर थोड़ा ढीला पहनना चाहिए। मैं तो बस माँ की सीख मानती हूँ, ढीला कपड़ा ढीला मन। अरे वाह, गांव की बहुएं भी ज्ञान दे रही हैं अब। हम तो वही कर रहे हैं जो दादी नानी से सीखा है। देखो, गांव की मिट्टी का दूध घी, ढीले कपड़े, यही असली सुख है। गांव की बहुएं मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही हैं। एक तरफ घी की महक फैल रही है, ताज़ा मक्खन, दाल और अचार रखा है। उधर नेहा, शहर वाली बहू, अपने रूम से पिज्जा बर्गर का पैकेट लेकर निकलती है। अरे गौरी देख तो, हम लोगों ने दाल रोटी बनाई है और नेहा भाभी बर्गर लेकर आ गई। भाई वाह, ये कौन सा गोद भराई वाला डाइट है? पेट में बच्चा है या बर्गर की पेटी? एक्सक्यूज मी, ये सब देसी घी मक्खन खाकर मोटी हाथी बनना है क्या? शहर में सब डॉक्टर यही कहते हैं, ऑयली खाना मत खाओ। मगर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि बच्चा पलने के लिए दूध दही जरूरी है, और ये देसी खाना सेहत बनाता है, सिर्फ फिगर नहीं। तभी वह रीना टाइट जीन्स टॉप में और गीता सूती साड़ी में आ जाती हैं। हाय गॉड, तुम साड़ी में कैसे रह लेती हो? तुम लोगों को तो बस देसी घी का नशा है। देखना मेरी ड्रेस में मैं कितनी स्टाइलिश प्रेग्नेंट लग रही हूँ। जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतने ही हमारे बच्चे भी ठीक रहेंगे। हाँ भाभी, इंस्टा मॉडल तो बन जाओगी, पर बच्चे का क्या? अगर बर्गर खाएगा तो बाद में बर्गर बॉय ही निकलेगा। देखो नेहा दीदी, मैं तो कहती हूँ थोड़ा गांव का खाना भी खा लिया करो। मिट्टी की खुशबू वाला दही, दूध, ये बच्चे के लिए अच्छा है। और देखो कैसे पसीने आ रहे हैं, हल्के कपड़े पहनो। उफ, तुम्हारे मिट्टी वाले दूध में मुझे गाय की गंध आती है। मुझे ये सब नहीं खाना। और रही बात गर्मी की, तो वो लगनी ही है। गांव में जो रह रहे हैं हम, शहर में तो एसी होता है, वहाँ किसी भी चीज की कमी थोड़ी होती है। पर इन्हें क्या पता कि शहर के मजे क्या हैं। गांव की बहुएं हैं। चारों तरफ हल्दी की महक, केले के पत्तों से सजावट और आंगन में मिट्टी का चौक पूता हुआ है। गांव की बहुएं साड़ी और चुनरी में सजी हैं, ढोलक पर थाप पड़ रही है। बहुओं, आज हमारे गांव में पूजा है। माँ जी, कितनी गर्मी लग रही है। अरे जरूरी है क्या ये पूजा? बहू, कपड़े बदल ले, ये पूजा 2-3 घंटे तक चलेगी। बच्चे की लंबी उम्र के लिए होती है, और तुम चारों पेट से हो। ये देखो, माँ जी ने खास मेरे लिए ये साड़ी निकाली है। ढीली ढाली है, आराम भी है और त्योहार जैसा लुक भी आ रहा है। अभी पूजा शुरू होने में समय है, चलो तुम दोनों कपड़े बदल लो। हमें क्या सजना सवरना, बस बच्चे की सलामती चाहिए। अरे सुनीता, खीर जरा ज्यादा खा ले। पेट में बच्चा है, मीठा अच्छा लगता है। मुझे ना ही इस पूजा में इंटरेस्ट है और ना ही साड़ी में। तुम्हें मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगी क्या? ये ब्रांडेड है, 5,000 की आई है, और तुम चाहती हो कि मैं बदल लूं? ड्रेस की कीमत नहीं बहन, आराम मायने रखता है। देखो, गांव की साड़ी भले ही सस्ती हो, मगर इसमें बच्चा चैन से पलता है। नेहा और रीना एक पल को चुप हो जाती हैं। दोनों मोबाइल निकालकर फोटो खींच लेती हैं। ढोलक की आवाज और जोर पकड़ लेती है। माहौल रौनकदार और देसी रंगों से भर जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। अरे बहुओं, तुम्हारी गोद भराई की तैयारी कर रहे हो ना तुम?
पीली और लाल साड़ी सबसे शुभ होती है गोद भराई में। हाँ माँ जी, इसलिए मैंने पीली साड़ी ले भी ली है। काफी हल्की है, चुभेगी भी नहीं और उसे धो भी दूंगी एक बार ताकि मुलायम हो जाए। और मैं हरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी। माँ जी, मैंने तो एक्सपेंसिव गाउन मंगवा लिया है। रीना, देखना, हमारी ड्रेस देखकर सब दंग रह जाएंगे। ये गांव की साड़ियाँ हमारे स्टाइल के सामने कुछ नहीं। गोद भराई संस्कार है, इसमें शरीर को आराम मिलना चाहिए, न कि फैशन का प्रदर्शन। तुम गोद भराई को प्रतियोगिता क्यों बना रही हो? प्लीज माँ जी, हमारी ड्रेस हमें सबसे अच्छी चाहिए। आप कुछ मत बोलिए बीच में। सरला देवी अब चाह के भी कुछ नहीं बोलती हैं। उसी शाम आंगन में सब बहुएं बैठी हैं। गीता और सुनीता ढीली साड़ी में आराम से बैठी हैं। रीना और नेहा तंग कपड़ों में बार बार एडजस्ट कर रही हैं। देख, हमारी साड़ी कितनी ढीली है, पेट को दबाव नहीं पड़ता। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं प्रेगनेंसी में ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। उफ, ये पेट तो बाहर आ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है। फैशन के लिए थोड़ा तो सहना पड़ता है रीना। इतने में डॉक्टर वर्मा घर आते हैं। रीना जी, नेहा जी, आपके कपड़े बहुत टाइट हैं। बच्चे को दबाव पड़ रहा है। इससे आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। क्या? लेकिन शहर में सब यही पहनते हैं। बेटी, फैशन शरीर पर हावी हो जाए तो नुकसान ही करता है। गांव की बहुएं सही हैं, उनके कपड़े ढीले और आरामदायक हैं। पर हम तो शहरी बहुएं हैं और हम इनकी तरह लगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। डॉक्टर चारों बहुओं का चेकअप करके वहां से चले जाते हैं। पर शहरी बहुएं अब भी नहीं समझती। ना उनका बर्ताव बदलता है, ना ही उनके कपड़े। घर में गोद भराई की तैयारी होने लगती है। अरे बहुत काम है, तुम चारों अपने खाने पीने का ध्यान रखना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने खाना खा लिया है। रीना, देखो इन्हें, साड़ी पहनकर ऐसे घूम रही हैं जैसे पुरानी दादी नानी। हाँ, और ये देसी खाना, पता नहीं इनके बच्चे कैसे होंगे। रीना, नेहा, मजाक उड़ाने से कोई बड़ा नहीं बनता। बच्चा माँ की आदतें सीखता है। अगर माँ समझदार नहीं होगी तो बच्चा भी परेशान रहेगा। अम्मा सही कह रही हैं। गोद भराई सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी का दिन है। रात के समय रीना और नेहा को अचानक पेट में दर्द होता है। सभी घबरा जाते हैं। अरे, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माँ जी, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, सिर घूम रहा है। माँ जी, इनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। सरला देवी तुरंत डॉक्टर वर्मा को बुलाती हैं। डॉक्टर दोनों बहुओं का चेकअप करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही समझाया था, टाइट कपड़े और बाहर का जंक फूड आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों को न ठीक से पोषण मिल रहा है और उनको हवा भी ठीक से नहीं मिल रही है। तुरंत ढीले कपड़े पहनिए और देसी खाना अपनाइए। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हमने सोचा था शहर वाला स्टाइल ही सही है। ना हमने कपड़ों का ध्यान रखा, ना खाने पीने का। बेटी, मां बनने का मतलब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य है। दोनों शहरी बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। गीता, सुनीता, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर असल में तुम सही थीं। हमारे टाइट कपड़े और जंक फूड से हमें ही नुकसान हुआ। हमें अब समझ आ गया है। कोई बात नहीं, माँ बनने का रास्ता सीख से भरा होता है। देर से सही, आपने समझ लिया। हम सब एक ही परिवार हैं। गांव हो या शहर, बच्चा सबसे अनमोल है। चारों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। सभी औरतें आंगन में बैठी हैं। रीना और नेहा अब साड़ी पहने हुई आती हैं। वाह बेटियों, अब तो तुम सचमुच बहू लग रही हो। परंपरा को मानना और सेहत का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। माँ जी, अब से हम वही पहनेंगे और खाएंगे जो बच्चे के लिए अच्छा होगा। साड़ी पहनना भी कितना आरामदायक है, ये आज पता चला। आज मेरी चारों बहुओं का गोद भराई संस्कार पूरा हुआ। गांव और शहर का फर्क मिट गया। असली माँ वही है जो बच्चे की परवरिश के लिए सही रास्ता चुने। हम सब मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे।
मैं सोचती थी कि गांव वाली बहुएं पीछे हैं, पर असल में तुम लोग मुझसे कहीं ज्यादा आगे हो, समझदारी और अनुभव में। और हम कभी कपड़ों और फैशन के चक्कर में बच्चे की सेहत से समझौता नहीं करेंगे। अब मेरी 2 शहरी और 2 गांव की बहुओं की गोद भराई धूमधाम से होगी और उसमें सबकी एक ही ड्रेस है। औरतें गाना गाती हैं, चारों बहुएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और खुशियों के माहौल के साथ सरला अपनी बहुओं की गोद भराई करती है। और 2 महीने बाद सरला की बहुओं को बच्चे भी हो जाते हैं। ये गोद भराई शुरू होने वाली है, आप थोड़ा जल्दी आइए और इस रस्म को पूरा कीजिए। विमला के इतना कहते ही सपना जल्दी से अपने नंद की गोद में एक फीकी सी साड़ी रख देती है। काजल हमारी इतनी ही औकात है, भगवान तुम्हारे बच्चे को सही सलामत रखे। काजल की गोद में फीकी सी साड़ी देखकर विमला आग बबूला हो जाती है। ये क्या लेकर आई हो? इस फीकी सी साड़ी को दूर रखो मेरे बहू से। और काजल की गोद भराई में ये फीकी सी साड़ी दिख नहीं जानी चाहिए मुझे। इस खुशी के मौके पर आखिर क्यों विमला इतनी ज्यादा भड़क रही थी काजल की भाभी पर, ये जानने के लिए हमें कहानी की थोड़ा शुरुआत में जाना होगा। काजल के विदाई के समय सभी की आंखों में आंसू था और सब बहुत दुखी थे। काजल, हम तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस गरीब सी जगह पर घुट घुट कर जियो। इसलिए हमने तुम्हारे लिए इस महल जैसे ससुराल में तुम्हारा रिश्ता तय किया है। और हमें माफ करना कि हमने तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दी। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? आपने मुझे जितना प्यार दिया है वो भी मेरे लिए बहुत है। और आप ये कभी मत कहना कि आपने मुझे बेहतर जिंदगी नहीं दी है। बेटा, हम चाहते हैं कि तू अच्छी जिंदगी जिए, हमारी तरह इस गरीबी में ना सड़े। इसीलिए अपने ससुराल में खुश रहना। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसीलिए भगवान भी हमारा साथ देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हारा इतने बड़े महल जैसे घर में रिश्ता करवा दिया है। मैं यहाँ से जा तो रही हूँ, लेकिन आप लोग कभी ये मत भूलना कि मैं उस महल वाली ससुराल के रंग में ढल जाऊंगी। मुझे आप लोगों की याद हमेशा आएगी और आप लोग मेरे दिल में हमेशा ऐसे ही रहोगे। काजल वहां से अलविदा बोलकर आ जाती है और अपने इतने बड़े आलीशान महल को देखकर हैरान हो जाती है। अरे मोरी मैया, ये क्या है? ये तो किसी सपने से कम नहीं है, इतना बड़ा महल। देख ले बहू, किसी किसी को नसीब होता है ये महल। अभी तो तुझे बस ये सपना लग रहा होगा, लेकिन ये सपना नहीं, ये सच है। और तुमने यहाँ आने की उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। आपने सच कहा माँ जी, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ। मैंने इतने बड़े महल की उम्मीद कभी नहीं की होगी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे सुख देने के लिए इस महल वाले घर में मेरी शादी कर दी। देख बहू, बेशक तू गरीब घर से आई है, लेकिन अब ये महल तेरा हुआ और इसकी जिम्मेदारी भी अब तेरी हुई। और तू चिंता मत कर और अपने ससुराल को अपना ही घर समझ। काजल अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन वही उसके मायके वाले बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे कपड़े ठीक से कर दिया करो। कभी यहाँ से फटे, कभी वहाँ से फटे। टीचर भी बहुत सुनाती है। बेटा, तू तो जानता है ना अपने घर के हालात कैसे हैं। मैं आज ही इसे सिल दूंगी और पापा की तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी नई स्कूल की ड्रेस ले आऊंगी। देव प्रॉमिस मम्मी। हाँ बेटा, देव प्रॉमिस। इधर काजल के मायके वाले बहुत ही परेशानी भरी जिंदगी जी रहे थे। जब से काजल की शादी हुई है, ये मानो हमारे घर की खुशियों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। उसकी वजह से थोड़ा घर भरा भरा लगता था। आप सच कह रही हो माँ जी, उसकी वजह से मुझे एक बहन की कमी कभी भी नहीं मानो महसूस हुई हो, जैसे मेरी वो बचपन की सखी हो। आज उसकी बहुत याद आ रही है मुझे। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। तुम दोनों ननद भाभी के साथ साथ एक सहेलियां भी थी। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सब छोड़िए माँ जी, आज के खाने में क्या बनाना है? घर में तो कुछ भी नहीं है। अरे आज किसी दुकान का उद्घाटन है तो वहाँ पर भंडारा बट रहा है, वहीं से थोड़ा बहुत खाना अपने घर के लिए हम ले आएंगे। तू चिंता मत कर। एक तरफ ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ काजल को उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं।
जहां काजल अपनी सास को गर्भवती होने की खबर देती है। क्या कहा तूने बहू? मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे आज तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इतनी खुशी तो मुझे अपने बेटे के पैदा होने की नहीं हुई जितनी खुशी मुझे दादी बनने की हो रही है। अब तो इस महल में जश्न मनाया जाएगा। अरे माँ जी, थोड़ा संभल कर, कहीं आपको चोट ना लग जाए। आपकी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है। हाँ बहू, आज तो मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे। तुम देखना, इस महल को मैं ऐसे सजा दूंगी मेरे पोते की आने की खुशी में कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी कि मेरा पोता आने वाला है। काजल माँ बनने वाली है। ये खबर उसके मायके वाले सुनकर बहुत खुश होते हैं और घर में एक बार फिर से खुशियां आ जाती हैं। क्या सच में मेरी बेटी माँ बनने वाली है? कितनी बड़ी हो गई मेरी बेटी। कल को मैं उसे पाला करती थी, अब वो मेरे आने वाले नाती या नातिन को पालेगी। हाँ माँ जी, मेरी ननद कितनी बड़ी हो गई है। लेकिन एक मिनट माँ जी, हमारे यहाँ तो सामान जाता है ना लड़की के ससुराल, जैसे कि बादाम, किशमिश, मेवे, फल और भी बहुत कुछ। हाँ बहू, लेकिन हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो देने के लिए इतने सामान के पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी, आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना काजल दीदी के घर। वहाँ लेकर जाना होगा कुछ ना कुछ, कर्ज लेकर ही सही। हमें काजल के लिए कुछ लेकर जाना होगा। सपना ऐसे बोलकर अपने पड़ोस में रह रही पड़ोसन राखी के पास जाती है। बहन, मुझे एक मदद चाहिए। जी कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? जी वो जी। अरे क्या बात है सपना जी, बोलिए भी। जी कुछ पैसों की जरूरत थी मुझे। बस इतनी सी बात? अरे मजबूरी में पड़ोस के लोग ही काम आते हैं। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। राखी सपना को पैसे उधार दे देती है, जिससे सपना अपनी नंद के लिए सामान खरीदती है। वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही तेरी गोद भराई होने वाली है और तेरा 7वां महीना भी पूरा होने वाला है, तो अपने मायके वालों को जरूर बता दियो कि वो गोद भराई में शामिल हो जाएं और सारा सामान उन्हीं की तरफ से आएगा, ये भी बता दियो। जी माँ जी। काजल कुछ देर को सोचती है, लेकिन वो अपने मायके वालों को अपनी सास की कही बात बता देती है और उन्हें निमंत्रण भी देती है। अरे क्या बात है, सबके मुंह क्यों लटके हुए हैं? पवन जी, मैंने कुछ सामान तो ले लिया है, लेकिन सारा सामान कैसे ले? और काजल की सास का कहना है कि गोद भराई का सारा सामान मायके वालों की तरफ से आएगा। इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है। ये तो सच में परेशान करने वाली बात है। इस बार तो मेरी तनख्वाह भी कट कर आएगी। दूसरे काम की तलाश में मैंने छुट्टियां बहुत कर ली हैं। हे प्रभु, अब क्या करें? मैं कहीं और से भी कर्जा मांग कर देखती हूँ। सपना की इतनी कोशिश के बाद भी उसकी कोशिश नाकाम होती है और उसे पैसे कहीं नहीं मिलते। सुनीता जी, कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, बहुत दुविधा में फंसी हुई हूँ। आपकी दुविधा तो बार बार आती रहती है। पहले के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, फिर से पैसे मांगने आ गई। आस पड़ोस में इतनी कोशिश करने के बावजूद दोनों सास बहू खाली हाथ लौटती हैं। माँ जी, मेरे पास मेरे टाइम की एक साड़ी पड़ी है। अब हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। मुझे काजल को यही देनी पड़ेगी। गोद भराई की रस्म पास आ जाती है, जहां मायके वाले गोद भराई वाले दिन पहुंचते हैं। हे भगवान, इतना आलीशान महल! मेरी ननद बड़े ऐशो आराम से रह रही होगी। हाँ, हमारा लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। कुछ देर में गोद भराई की रस्म शुरू हो जाती है और गोद भराई में मायके वालों की तरफ से फीकी सी साड़ी देखकर विमला भड़क पड़ती है। कितने बेशरम लोग हैं, ये फीकी सी साड़ी चढ़ा रहे हैं। अरे इनको जरा भी अकल नहीं है कि कैसी साड़ी चढ़ानी चाहिए गोद भराई में। दूर हटो मेरी बहू से। माँ जी। काजल के मायके वाले विमला की वजह से काफी ज्यादा जलील होते हैं। माँ जी, सब मेरी ही गलती है ना मैं वो अपनी फीकी सी साड़ी लाकर देती और ना ही हमें इतना जलील होना पड़ता। माँ जी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको भी सुनना पड़ा। तभी विमला अपनी सहेली के सामने अपने पैसों का घमंड दिखाती है। देखो प्राची, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं अपने पोते की खुशी में अपनी बहू को क्या देना चाहती हूँ। विमला बहुत ही सुंदर डायमंड की बनी कमरबंद निकालकर दिखाती है। ये देखो, कितना सुंदर कमरबंद है।
आज तक किसी ने ऐसा कमरबंद देखा भी नहीं होगा। तो सच कह रही है विमला, लोग अपने घर में हार देते हैं डायमंड का, लेकिन तूने तो पूरा कमरबंद ही दे डाला, वो भी हीरे का बना हुआ। विमला वो कमरबंद वहीं रखकर किसी काम में व्यस्त हो जाती है, लेकिन जब वापस आकर देखती है तो वो गायब होती है। अरे वो कमरबंद कहाँ गया? मुझे नहीं पता माँ जी, आपके पास ही तो था वो। अरे बहू, कहीं तेरे मायके वालों ने तो नहीं ले लिया? हीरा देखकर फिसल गई होगी नजर। आप ये क्या कह रही हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आंटी, आपका वो जो खो गया है, क्या कहते हैं उसको, वो आंटी लेकर जा रही थी उसको, जिनसे आप बात कर रही थी। अरे बच्चे, ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें क्या चोर दिखाई देती हूँ? पर मैंने तो आपको देखा था उस चीज को रखते हुए। अरे क्या बोलते हैं उसको? अभी प्राची का पर्स साइड से फट रहा होता है, जिसमें से कमरबंद बाहर गिर जाता है। प्राची, जरा एक नजर पर्स पर भी घुमाओ। वो विमला, दरअसल मैं बहुत ही बड़े कर्जे में डूब गई हूँ। मैं ट्रेडिंग में बहुत सारे लॉस में चली गई हूँ, जिस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दे। देख लो विमला जी, आप किस पर इल्जाम लगा रही थी और किसने चोरी की थी। अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे मायके वाले पैसों के लालची नहीं है। मुझे माफ कर देना आप लोग, बिना जाने पहचाने मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। आप ही तो मेरे अपने हो। इसी के साथ सभी रिश्ते सही हो जाते हैं और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है।